ओम नमश्चंडिकायै। मैं आज आपको आगे लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहा हूँ। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसको हम पृथ्वी का उपग्रह भी कहते हैं। कारण ये है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य दोनों का चक्कर लगाता है। चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी के, इसीलिए आपको पता होगा समुद्र में ज्वार भाटा भी आते हैं, बड़ी तरंगें उठती हैं। अभी ग्रहण में विशेषता ये है कि मेष राशि पर इस वर्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की विशेषता है, ज़्यादा लग रहे हैं। वैसे तो मैंने 12 राशियों का राशिफल पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है यह कुछ विशेष प्रभाव लिए हुए है। कारण यह है कि चंद्रमा समुद्र से निकला हुआ है और मेष राशि पर लग रहा है। मंगल मंगल भूमि का पुत्र होता है। इसके अलावा एक चीज और, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है। ग्रस्त होकर के ग्रस्त ही दिखाई देगा। ये आर्कटिक महासागर से अटलांटिक की तरफ से अपना शुरू होगा। दिन में 2:39 पर शुरू होगा, प्रारंभ होगा। तो हमारे यहाँ तो दिखाई देगा नहीं। हमारे यहाँ दिखाई देगा सूर्यास्त। सूर्यास्त जब होगा, जो ही सूर्यास्त होगा, तो उसी समय से लगा हुआ चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई देना शुरू होगा भारत में। जिस राशि पर चंद्र ग्रहण होता है उस समय भी, जिस नक्षत्र पर, भरणी नक्षत्र पर यह चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो जिस नक्षत्र पर चंद्र ग्रहण होता है उस नक्षत्र में आने वाले समस्त प्रांत, भूभाग और कुछ एक विशेष व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि अलग होती है और उस राशि में आने वाले ढेर सारे, वो राशि है ना, ढेरी है। राशि मतलब ढेरी, समूह, तो प्रभावित होते हैं। लेकिन उसमें विशेष व्यक्ति ही इसमें प्रभावित होंगे। किस तरह से प्रभावित होंगे विशेष व्यक्ति, इसके पीछे कारण है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और यह ये 2.25 नक्षत्र में भी जिस नक्षत्र में और जिस चरण में व्यक्ति जन्म लेता है वो प्रभावित होता है। राशि में, ढेरी में तो यह नहीं होता। अगर बाढ़ मान लीजिए एक जगह आ गई तो ठीक है, जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर बाढ़ आएगी, लेकिन उस बाढ़ से पास पड़ोस के सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे, बह जाएंगे बाढ़ में। तो वह राशि फल उस तरह से होगा। लेकिन जिस बिंदु पर बाढ़ आई है, तो उसी तरह उस विशेष बिंदु पर जन्म लिया व्यक्ति जिस नक्षत्र में, वही प्रभावित होता है। क्योंकि यह संक्रामक बीमारी तो है नहीं जो एक आदमी पर ग्रहण लगा तो दूसरे आदमी पर ग्रहण पकड़ लेगा। तो इस राशि में कुछ विशेष व्यक्ति ही प्रभावित होंगे। अभी बता दे रहा हूं कि इस चंद्र ग्रहण से मेष राशि विशेष प्रभावित होगी। एक एक छोड़ करके, एक एक छोड़ के मतलब मेष को हानि,
तो वृक्ष को हानि, लाभ तो नहीं है, नजदीकी है मेघ के, तो वृक्ष को हानि तो नहीं होगी, लेकिन लाभ नहीं होगा। मिथुन को हानि होगी, कर्क को हानि नहीं होगी, लेकिन लाभ होगा। इसी तरह से आप जोड़ लीजिए, प्रत्येक में आएगा एक एक करके। इसके पीछे भी सैद्धांतिक कारण है, सिद्धांत मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता कि लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभावित होगी, लेकिन मेष राशि इससे विशेष प्रभावित हो रही है। चंद्र ग्रहण में बड़ा अच्छा अवसर होता है। ग्रहण तो देखिए, ग्रहण तो अच्छा अवसर नहीं होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन इस प्रदूषण काल में ही किया गया थोड़ा भी प्रयत्न बहुत बड़ा लाभकारी होता है। जिस तरह से घनघोर अंधेरा छाया हुआ हो, घनघोर अंधेरा छाया हुआ, उसमें एक छोटी सी भी अगर कहीं प्रकाश की किरण छोटी सी भी दिखाई देती है तो बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई देता है, और वह बहुत ज़्यादा प्रकाश वाली दिखाई देती है तो उसमें आदमी को राहत मिल जाती है। ठीक उसी तरह से ग्रहण काल में, ग्रहण तो बुरा हो गया, प्रभाव तो इसका बुरा हो गया, लेकिन उसमें किया गया थोड़ा प्रयत्न, छोटा सा प्रयत्न भी बहुत बड़ा लाभकर हो जाता है। तो इस चंद्र ग्रहण में, जो कि मेष राशि पर लग रहा है, राशि चक्र का शुरुआत, राशि चक्र में पहली राशि में एक आती है, शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इस नक्षत्र में आने वाले समस्त पश्चिमी देश इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये अटलांटिक आर्कटिक महासागर से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से होते हुए आ रहा है, ये इकट्ठा पकड़े हुए, तो इससे विशेष प्रभावित होंगे। मंगल के कारण मैं बता दूं आपको कि चूंकि राहु के साथ सूर्य भी है, राहु के साथ ये अपना शुक्र राहु तो एक साथ है ही है, अपना चतुर्ग्रही योग तो है ही। अभी ये चंद्रमा जो है सूर्य से ठीक क्षैतिज अवस्था में सम्मुख पड़ रहा है, क्योंकि जब सूर्य के साथ चंद्रमा रहने पर नहीं होता है, जब ये सातवें पड़ता है, मतलब उसके आमने सामने पड़ता है, तो चंद्रग्रहण होता है। तो इस चंद्र ग्रहण में जो भी प्रांत आएंगे, जो भी व्यक्ति आएंगे, प्रभावित होंगे। विशेष रूप से मैं बता ही दिया, अभी मेष राशि वालों के लिए विशेष प्रभावित होगा। मेष राशि वाले सावधान रहें, उनके लिए करने योग्य कार्य है, बता देता हूं मैं आपको। थाली में जल ले, तांबे के थाली में जल ले, या मिट्टी के, स्टील के या पीतल में नहीं, या तो मिट्टी के बर्तन में जल ले या तांबे के बर्तन में जल ले। उस जल में नागर मोथा होता है, नागर मोथा, उखाड़ा हुआ नागर मोथा पहले से रख ले, उखाड़ा हुआ नागर मोथा पहले से रख ले। उस नागर मोथा को बीच से फाड़ दे, बीच से दो दो हिस्सा उसका कर दे। दो हिस्सा करने के बाद उस हिस्से में एक हल्दी, साबुत हल्दी को लगा कर, उस चीरा में, जो चीरा होता है उसमें लगा करके, और उसको दुर्वा से, हरी दुर्वा ले करके, और उसको थोड़ा सा ऐसा बांध दे कि हल्दी का गांठ गिरने ना पाए। उसके बाद गूथा हुआ आटा ले, आटा, आटे के बीच में उस नागर मोथा को ऐसा फंसाए कि हल्दी वाला टुकड़ा ऊपर दिखाई दे, और उस आटे से उस जो जल का पात्र लिए हैं, तांबे का या मिट्टी का, उसके मुंह को बंद कर दें। ऐसा मुंह बंद करें कि उस ऊपर पात्र के ऊपर आटा रहे, आटे के ऊपर वो नागर मोथा दिखाई दे, और बैठ जाए। विहित मंत्र, विहित मंत्र, वैदिक मंत्र सबको पता है। ओम इमं देवा असपत्नग्वं सुभदध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय
महते जान राज्यायन्द्रस्य इन्द्रियाय यममुष्यै पुत्रमुष्यै पुत्रमस्यै विष एष ओ अमी सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाग्वं राजा। ये मंत्र है। जब तक बैठा रहे, जब तक ग्रहण चले, 6:19 पर, 6:19 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 6:19 पर शाम को ग्रहण समाप्त हो जाएगा और सूर्यास्त से हमारा ये प्रारंभ होगा। तो सूर्यास्त से लेकर के 6:19 तक बैठा रहे उस पात्र के सामने और यह मंत्र पढ़ता रहे। मैं पुनः पढ़ देता हूँ। ओम इमं देवा असपत्तग्वं सुभदध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रस्य इन्द्रियाय यममुष्यै पुत्रमुष्यै पुत्रमस्यै विषये सौवमी सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाग्वं राजा। ये मंत्र, इस मंत्र को पढ़ता रहे। ये तो ग्रहण की पूजा हो गई, चाहे ग्रहण में अपनी रक्षा के योग है। इसमें कुछ चीजें सिद्ध की जाती हैं और बड़ा अच्छा अवसर है। देखिए, कार्तिक का महीना है और इसमें चंद्रग्रहण लग रहा है और चंद्रग्रहण पूर्णिमा को ही लगेगा और कार्तिक में उसके ठीक पहले प्रबोधनोत्सव पड़ रहा है, शालिग्राम तुलसी विवाह पड़ रहा है। तो ये कहते हैं कि इसी दिन, प्रबोधनोत्सव के दिन ही भगवान शयनावस्था से जग जाते हैं, मतलब सोए रहते हैं, जग जाते हैं। इसको इसको हरिवोत्थान, देवोत्थान कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी मैं बताऊं आपको, बहुत ही बड़ी चीज। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कार्तिक मास का चंद्रग्रहण पहले पहल पड़ा है, कई बार पड़ा होगा। अवसर आदमी बहुत कम जानता है और इसका लाभ बहुत कम उठाता है। तो इसमें मैं बता दूं कि जो शालिग्राम की पूजा वगैरह जो एकादशी के दिन की जाती है, तुलसी विवाह के दिन, वो तो ठीक है, वो तो सामान्य है। किंतु जो श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र के साथ शालग्राम को रख करके और तुलसी विवाह के दिन पूजा करे, तुलसी की और शालिग्राम की, और उसी श्री यंत्र को और शालग्राम को ले करके और चंद्रग्रहण के दिन जो मैं बताया, जिस विधि से कि वो पानी का पात्र रख दे, उस पर आटा गूंथ करके मुंह बंद कर दे, तो उसी तरह करके उसके सामने रखे और यह मंत्र जो है इसको पढ़े, बड़ा अच्छा परिणाम मिलता है। और वह जो, एक तो भगवान जग गए, देवता देवोत्थान कहते हैं, तो जग गए, उनकी जागृत स्थिति और श्री यंत्र की जागृत स्थिति अतुलनीय फल देने वाली होगी। और यह बिल्कुल सिद्ध है, अनुभूत है, प्रभाव इसका देखने को मिला है, बहुत अच्छा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चंद्रग्रहण जो है एक विशेष तौर पर आ रहा है कि पूर्णिमा के पहले, कब, ये पूर्णिमा के पहले एकादशी पड़ रही है, प्रबोधनोत्सव, और उसके बाद चंद्रग्रहण पड़ रहा है। तो ये सब के सब इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो ऐसा अवसर कम मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, लोग जान नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसका विशेष वर्णन मैं अपना दे दिया हूँ उसमें, फेसबुक के पेज पर आप देख सकते हैं। तो इसमें ये मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें, शालिग्राम को और श्री यंत्र को साथ रख करके। तो इससे श्री यंत्र भी जागृत हो जाता है और भगवान तो जागृत हो ही गए हैं अभी 1-2 दिन पहले। साथ में ही दोनों का जागृत होना धन संपदा, वैभव बहुत ही अच्छा देने वाला हो जाता है। मैं आशा करूंगा कि लोग इसका फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे।
दूसरी बात यह है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें लोग पहले के 2-4 देख करके बाकी छोड़ देते हैं। अभी इसमें मैं पहले बता दिया कि इसमें चंद्रग्रहण ऐसे लगेगा, वहाँ लगेगा, इसमें मेष राशि प्रभावित होगी, बस जान गए लोग कि मेष राशि प्रभावित होगी, उसके बाद अगली वीडियो छोड़ दिए, आगे का देखना। अभी मैं बाद में बता रहा हूँ ये कि ये श्री यंत्र और ये शालिग्राम, शालिग्राम इसी दिन जागृत होंगे और जागृत अवस्था में ही उनके जागने के समय ही श्री यंत्र की पूजा करेंगे आप। नहीं तो सुषुप्तावस्था में पूजा करके कोई मतलब नहीं, मतलब क्या निकलता है, पूजा का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन सुषुप्तावस्था में भगवान सुषुप्तावस्था में रहें और श्री यंत्र को साथ रख करके पूजा करेंगे तो उतना ज़्यादा फल, उतना अच्छा फल नहीं मिलता है, क्योंकि इस भगवान सोए रहे वो जागे, और अभी भगवान जागेंगे और श्री यंत्र भी जागृत साथ में होगा, तो इसका फल लाख गुना बढ़िया, उत्तम और अनुकूल मिलेगा, और वह श्री यंत्र भी सिद्ध हो जाता है। शालिग्राम तो जगी गए हैं। और यह मंत्र जो होता है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः, ये मंत्र का पाठ और 108 बार ग्रहण की जब समाप्ति होती है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद बिना नहाए धोए हवन नहीं करना है। बता दूं मैं पहले, ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो ये मंत्र का पाठ छोड़िए, स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद हवन कीजिए। हवन बहुत बड़ा क्या, छोटा सा हवन लीजिए, अपना हवन सामग्री लीजिए, उसमें दशांग और सर्वौषधि मिला लीजिए, आराम से मिल जाता है पंसारी के यहाँ, किराना की दुकान पर, फार्चून की दुकान पर, और उसमें कीजिए 108 बार। मंत्र में हो जाएगा जो अंत में नमः कह रहा हूँ, नमः की जगह स्वाहा हो जाएगा, जैसे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै स्वाहा। देखिएगा बीज मंत्र उल्टा ना हो, जैसे मैं बोल दिया कि उल्टा चला गया, उल्टा नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै स्वाहा। तो ये इस मंत्र से 108 बार हवन करना है, ये आपका मंत्र सिद्ध हो गया। इस मंत्र को आप एक बार पढ़ करके नित्य प्रति, अगर वो शालिग्राम पर और श्री यंत्र पर एक पुष्प ही चढ़ाते हैं, तो आप चढ़ा करके देख लीजिए कि आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब जागृत अवस्था में भगवान, जागृत अवस्था में लक्ष्मी माता, श्री यंत्र हो गया, तो लाभ न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार आप इस ग्रहण से, अच्छा राशि फल को तो मैं बता ही दिया कि इसका प्रभाव मेष राशि पर ज़्यादा, और एक एक छोड़ करके ही प्रभाव पड़ेगा इसका। मेष पर पड़ेगा, वृष पर नहीं, मिथुन पर पड़ेगा, कर्क पर नहीं, सिंह पर पड़ेगा, कन्या पर नहीं, इस चंद्र ग्रहण का। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण का जो है आप लाभ उठाएं। बहुत चंद्र ग्रहण के पहले पड़ने वाले प्रबोधिनी एकादशी, जिसमें भगवान स्वयं जग रहे हों, और चंद्र ग्रहण जैसा विकट समय, और उसमें इन दोनों को जगा देना, श्री यंत्र को और शालिग्राम को जगा देना, ये आपके लिए बहुत लाभकर होगा। चंद्र ग्रहण में जगे हुए ये दोनों यंत्र, मतलब शालिग्राम और श्री यंत्र, ये दोनों आपको सदा सदा के लिए लाभकर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए लाभकर हो जाएंगे। ऐसा अवसर ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन लोग उठा नहीं पाते हैं इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो चाहे 20 बार अवसर आवे क्या मतलब है। लेकिन ये अवसर ऐसा आता नहीं है। ऐसा आने का मतलब कि प्रबोधिनी एकादशी के बाद, मतलब भगवान के जगने के बाद तत्काल ग्रहण पड़ जाए, ऐसा अवसर नहीं आता है। ग्रहण तो लगेंगे ही, कभी कार्तिक में, कभी मार्गशीर्ष में, कभी पौष में, माघ में, चैत में भी लगेंगे, किंतु इस अवस्था में कि जब भगवान जगें और तत्काल उसके बाद चंद्रग्रहण लग जाए, तो ऐसा अवसर बहुत कम मिलेगा। तो इस अवस्था में श्री यंत्र और शालग्राम का जागरण कर देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इसको ऐसा करें। और अच्छा, राशिफल का जहाँ तक है, राशिफल के लिए, तो राशिफल के लिए मेरा पेज देखें, मैं उस पर विवरण इसका दे दिया हूँ, आप उसको पढ़ें, देखें दोनों को साथ में, तो आपको पता चल जाएगा, आप अपना मिला लें। इसका विशेष विवरण मैंने फेसबुक पर दे भी दिया है, और क्या क्या इसके परिणाम किस किस अवस्था में होते हैं। तो ये 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।